हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर के IBO नंबर 5 जो हमारा 5th सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 13। और इस यूनिट में हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। कैरेज ऑफ गुड बाय सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं होता क्या है कैरेज ऑफ गुड बाय सी। कैरेज ऑफ गुड बाय सी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट होता क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन a ship owner and a consignor where the ship owner agree to carry a cargo within specified time in return for a specific freight। तो यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक तो होती है शिप ओनर और एक होता है कंसाइनर। तो कंसाइनर कौन है? कंसाइनर को हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपोर्टर। ठीक है, कंसाइनर को हम एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। उसको हम कंसाइनर भी बोल सकते हैं, उसको हम शिपर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो गुड्स को क्या कर रहा है? शिप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्ट होता है शिप ओनर के बीच में, कंसाइनर शिपर या फिर एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे शिप ओनर क्या कहता है? एग्री करता है कि हाँ, आपका जो भी कार्गो है, जो भी गुड्स है, आपकी जो आपने डेस्टिनेशन बताई है, जो आपने पोर्ट बताया जहाँ तक लेके जाना, मैं वहाँ पर लेके जाने के लिए तैयार हूँ अपने ट्रांसपोर्ट का, शिप का यूज़ करके। बट उसके बदले में शिप ओनर को क्या मिलेगा? उसके बदले में शिप ओनर को मिलेगा फ्रेट चार्जेस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे शिप ओनर को मिल रही है चार्जेस या फीस, उसके बदले में। किसके बदले में? कि जो कंसाइनर का गुड्स है, कार्गो है, वो क्या कर रहा है? उसके डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैरेज ऑफ गुड्स। कैरेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम गुड्स को बाय सी का यूज़ करके एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सी का यूज़ करके, शिप का यूज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय शिप। और कैरेज ऑफ गुड बाय शिप को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शिप ओनर और कंसाइनर के बीच में, जहाँ पे शिप ओनर जो है उसको फ्रेट मिलते हैं, चार्जेस मिलते हैं उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, और जो भी हमारा कंसाइनर शिपर या एक्सपोर्टर है उसके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार्टर पार्टी और बिल ऑफ लैडिंग। चार्टर पार्टी का कब यूज़ किया जाता है? जब एक शिपर शिप को ले लेता है, शिप का जो स्पेस है, या तो वो पूरी शिप को एक्वायर करता है, ठीक है, मतलब शिप को हायर करता है, या फिर उसमें कुछ पार्ट जो है वो हायर करता है। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ लैडिंग हम यूज़ करते हैं जब हम शिप में एक छोटा सा प्लेस जो है लेते हैं, ताकि हमारे गुड्स को जो है वो शिप किया जा सके वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है, एक तो होता है चार्टर पार्टी और एक होता है बिल ऑफ लैडिंग। चार्टर पार्टी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया कि हम शिप किस तरीके से ले सकते हैं। वोयाज चार्टर, वोयाज का मतलब होता है जर्नी, जब हम शिप को एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, टाइम चार्टर, जब हम शिप लेते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए शिप चाहिए, चाहे मैं कहीं से कहीं तक जाऊँ, बस मुझे जो है शिप इस पीरियड के लिए चाहिए। वोयाज चार्टर में क्या होता है? मेरे को इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक जाके आना है। डेस्टिनेशन पहले ही डिफाइन की गई होती है, पहले ही पोर्ट्स को बता दिया जाता है कि मुझे इस पोर्ट से इस पोर्ट तक जाके आना है या फिर वहाँ तक जाना है। तो उसके लिए क्या होता है? वोयाज चार्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा चार्टर बाय डिमाइस। चार्टर बाय डिमाइस क्या होता है? जब जो हमारा चार्टर है, जो भी जिसने भी हमारी शिप को रेंट पे लिया है, ठीक है, जिसने शिप को रेंट पे लिया, वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो शिप का क्या है? ओनर है, उस पीरियड तक के लिए, जिस पीरियड तक के लिए उसने उस शिप को हायर किया है, ठीक है, उस पीरियड तक के लिए वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो इस शिप का ओनर हो। क्योंकि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं शिप में, जो कैप्टन है वो है, तो वो किसके होते हैं? यहाँ पे शिपर्स के होते हैं, शिपर के खुद के होते हैं। बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? यानी कि जब हम शिप को, अपने कार्गो को एक डेस्टिनेशन से, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस शिप का यूज़ करके, तो हमने उस शिप का एक पार्ट लिया है, एक छोटी सी प्लेस लिया है, हमने उसमें अपने 2 या 3 यूनिट को जो है प्लेस करके
जो है वो एक पोर्ट से दूसरी जगह पहुंचाना है। 2 या 3 कंटेनर का हमें क्या करना है, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे पहुंचाना है। तो बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, एक तरीके का प्रूफ होता है। इसको हम आगे जाके और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये हम अभी के लिए जानते हैं कि एक रिसिप्ट होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और चार्टर का मतलब क्या होता है, जब हम शिप को हायर पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं चार्टर पार्टी। उसके बाद हम ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े थे चार्टर पार्टी में, कि चार्टर पार्टी जो है वो शिप को क्या करती है, हायर करती है, या तो फुल्ली हायर करती है या पार्टली कुछ पे जो है वो हायर करती है। तो किस तरीके से हायर किया जाता है, सबसे पहले आता है वोया चार्टर। वोया चार्टर मीन्स अ चार्टर फॉर द कैरेज ऑफ अ स्पेसिफिक कार्गो फ्रॉम अ लोड पोर्ट टू द डिस्चार्ज पोर्ट एट एन एग्रीड अपॉन फ्राइड रेट। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, शिप ओनर से जो शिपर है उसने क्या किया, शिप को ले लिया रेंट पे, या तो उसने पूरी तरीके से रेंट पे लिया या फिर कुछ पार्ट उसका रेंट पे लिया। क्यों लिया, ताकि या तो खुद जा रहा है शिप का यूज़ करके, या फिर वो अपने कार्गो को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसने शिप को लिया। अब उसके बदले में शिप ओनर को क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक फ्रेट रेट मिलेगा, एक चार्जेस मिलेंगे, एक फ़ीस मिलेगी जो शिपर्स को, शिप ओनर को पे करनी होती है, क्योंकि उसने शिप को रेंट पे लिया है। उसके बाद आते हैं चार्टर पार्टी, टाइम चार्टर। उसके बाद आता है टाइम चार्टर। टाइम चार्टर का मतलब क्या होता है, ऑन टाइम चार्टर द चार्टरर अंडरटेक टू हायर द शिप फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि टाइम चार्टर में क्या होता है, जब शिप को हायर किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपकी शिप जो है रेंट पे चाहिए, जहाँ पे हम टाइम बेसिस पे शिप को एक्वायर रेंट पे लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी कितनी भी जर्नी कर सकते हैं हम, किसी पोर्ट से किसी पोर्ट तक जा सकते हैं। इससे शिप ओनर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस शिप को लिया है। चार्टर ऑन डिमाइस। चार्टर ऑन डिमाइस क्या होता है, दिस इज द ओनली चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ द चार्टर टू एक्ट एज द ओनर ऑफ द शिप। यानी कि ये सिर्फ एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर जो चार्टर है जिसने शिप को रेंट पे लिया वो एक्ट कर सकता है एज अ ओनर। कब तक के लिए, क्या उसकी हो गई रेंट पे लेने से, नहीं। शिप ओनर, जो भी शिप ओनर है, शिप ओनर ने जितने टाइम पीरियड तक, या फिर जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड टाइम लिखा है, कंडीशन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है। कौन, जिसने भी शिप को रेंट पे लिया है, चार्टर पे लिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि अंडरटेकिंग बाय द चार्टरर। चार्टरर ने अगर शिप को रेंट पे लिया है, चार्टर पे लिया है, तो क्या अंडरटेकिंग होगी। इन केस ऑफ वोया चार्टर, वोया चार्टर जब एक स्पेसिफिक जर्नी की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पोर्ट की बात कर रहे हैं कि आपको इस पोर्ट से इस पोर्ट तक के लिए मुझे शिप चाहिए, उस बात की एक जर्नी के लिए। In case of voyage charter, there is an implied undertaking by the charterer not to load the ship with dangerous cargo or cargo which is likely to cause delay to the ship। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि चार्टरर को ये ध्यान में रखना है वो ऐसा कोई भी सामान शिप में लोड ना करे जो कि डेंजरस हो। ठीक है, जो कि क्या हो, डेंजरस हो। द चार्टरर आर टू इंश्योर दैट द वोयाज इज आर लीगल। चार्टरर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी वो जर्नी कर रहा है वो लीगल होनी चाहिए, कोई इलीगल काम जो है वो शिप का यूज़ करके ना किया जाए। द चार्टरर ऑल्सो अंडरटेक दैट द पोर्ट ऑफ लोडिंग and discharge are safe port and the ship will not be exposed to undue danger। यानी कि जो भी चार्टरर उसने एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए उस शिप को हायर किया, तो उसको ये ध्यान रखना है कि जिस भी पोर्ट से वो कार्गो को लोड कर रहा है या जिस भी पोर्ट पे डिस्चार्ज किया जा रहा है वो पोर्ट सेफ होना चाहिए, किसी भी तरीके का उन पोर्ट्स पे डेंजर नहीं होना चाहिए, शिप को कोई भी डेंजर नहीं होना चाहिए, शिप को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये थी हमारी वोयेज चार्टर की बात। अब हम बात करते हैं टाइम चार्टर में क्या होता है। इन केस ऑफ टाइम चार्टर ऑल्सो द चार्टर अंडरटेक दैट नो dangerous good will be shipped and that the ship will be used only between goods and safe port। यानी कि ये है कि जो भी टाइम चार्टर में हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करते हैं, शिप को देते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक के लिए मुझे शिप रेंट पे चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है चार्टर पार्टी को ये ध्यान में रखना है कि जो भी कोई भी डेंजरस गुड को वो शिप ना करे। ठीक है, जो भी सेफ पोर्ट का यूज़ करे। सेम वही बात है कि पोर्ट सेफ होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है, डिस्चार्ज किया जा रहा है गुड्स को, या फिर जहाँ जहाँ शिप को लेके जाया जा रहा है, शिप को कोई भी डेंजर या डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग का कब यूज़ किया जाता है। अब बिल ऑफ लैडिंग एब्रीवेट्स एज बिल ऑफ
लैडिंग B/L, यानी कि ये क्या है, इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय अ कैरियर और एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द शिप ओनर। एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट यानी कि हमने क्या किया, गुड्स को लोड किया शिप में। अब जो शिप ओनर है, शिप ओनर के बिहाफ पे उसका एजेंट क्या करता है, एक्ट करता है। क्या करता है, जो शिप ओनर का एजेंट है वो ये देखता है कि जो भी गुड्स लोड किए गए हैं शिप में उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। उस डॉक्यूमेंट क्या होती है, एक तरीके की रिसिप्ट होती है, एक स्लिप होती है कि हाँ इस पर्सन ने, इस शिपर ने, इस एक्सपोर्टर ने या कंसाइनर ने हमारे शिप में क्या किया है, गुड्स को लोड किया है। वो स्लिप जो होती है, जो रिसिप्ट होती है, उसमें ये लिखा होता है कि गुड्स किस तरीके की है, क्या डैमेज गुड है या फिर अच्छे गुड्स है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं उसके फंक्शंस में। तो फंक्शन ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग आपको पता चल गया क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके की रिसिप्ट होती है, एक तरीके का प्रूफ होता है कि हाँ इस शिपर्स ने इस शिप के अंदर गुड्स को क्या किया है, लोड किया है, ताकि वो क्या कर सके, डिस्चार्ज कर सके अपॉइंटेड पोर्ट पे। जो भी प्लेस दिया गया है, जो भी पोर्ट उनको बताया गया है कि इस पोर्ट पे आपको गुड्स को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, वहाँ पे जाके डिस्चार्ज करें। एक तरीके की रिसिप्ट है कि एक्चुअली में शिपर ने गुड्स को लोड किया है इस शिप में। फंक्शन ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फर्स्ट फंक्शन है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स। एक तरीके का क्या है, एविडेंस है कि हाँ कि जो शिप ओनर है और जो शिपर है उनके बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि शिपर्स का जो भी गुड्स है वो शिप ओनर क्या करेगा, लेके जाएगा, और उसके बदले में जो उसके बदले में क्या होगा, जो शिपर है वो शिप ओनर को क्या देगा, चार्जेस या फीस पे करेगा। इट्स अ कैरियर रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड। एक तरीके का क्या है, रिसिप्ट है कि एक्चुअली में शिप ओनर को शिपर्स के गुड मिले हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल द होल्डर ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, जिसके पास भी बिल ऑफ लैडिंग है, इज एंटाइटल्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ द कार्गो फ्रॉम द कैरियर एंड हैज़ ऑल राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द कैरियर इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ द कार्गो। यानी कि जो भी हमने गुड्स शिप किए हैं, ठीक है, जो भी गुड्स हमने कार्गो में लोड किए हैं, अगर वो डेजिग्नेटेड प्लेस तक नहीं पहुंचते हैं, जो भी प्लेस उनको बताया, जो भी पोर्ट उनको बताया है, वो टाइमली डिलीवरी नहीं करते हैं, तो एक तरीके की रिसिप्ट है, उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, शिप ओनर के अगेंस्ट, कि इसने हमारा जो कार्गो है वो क्या नहीं किया, सही टाइम पे डिलीवर नहीं किया या फिर उसकी डिलीवरी नहीं की। The title holder also has the right to transfer the title to another person and is thus a negotiable instrument। हमने कहा कि एक तरीके का राइट है, हमने कहा जिसके पास भी वो रिसिप्ट होगी, वो बिल ऑफ लैडिंग होगा, वो क्या कर सकता है, डिलीवरी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग किसके पास है, एक्सपोर्टर के पास है, तो एक्सपोर्टर उसकी डिलीवरी क्यों लेगा, एक्सपोर्टर ने तो गुड्स इंपोर्टर को सेल किया है, जब भी तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को, और डिलीवरी कौन लेगा, इंपोर्टर डिलीवरी लेगा। तो ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर पे, एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर तक भेज सकते हैं, और इंपोर्टर उस डॉक्यूमेंट को शो करके गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। तो ये क्या एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और जो भी गुड्स है वो टाइमली डिलीवर नहीं हुए तो इस रिसिप्ट का यूज़ करके शिप ओनर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जा सकती है। द कैरियर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली एंड केयरफुली लोड, हैंडल, स्टोर, कैरी, कीप केयर फॉर एंड डिस्चार्ज टू द गुड्स कैरिड। यानी कि अब ये शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरीके की रिसिप्ट मिल गई है कि शिपर्स ने गुड्स को लोड कर दिया, अब लोड करना, उसको हैंडलिंग करना, उसको कैरी करना, रखना, उसकी केयर करना जब तक वो डिस्चार्ज ना कर दिया जाए, या फिर उसको डिस्चार्ज करते समय भी किसी पोर्ट पे उस गुड्स को अनलोड कर रहे हो तो भी केयरफुली अनलोड करना है ताकि कोई ब्रेकेज या कोई डैमेज ना हो सके। बिल ऑफ लैडिंग इज़ द रिसिप्ट गिवन बाय द कैरियर। बिल ऑफ लैडिंग क्या है, एक तरीके की रिसिप्ट है जो किसके द्वारा दी जाती है, शिप ओनर या उसके एजेंट के द्वारा दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। दीज आर आइडेंटिफिकेशन मार्क, नंबर ऑफ पैकेजेस और पीसीज और क्वांटिटी और वेट एंड द अपेरेंट ऑर्डर एंड कंडीशन ऑफ द गुड्स।
यानी कि बिल ऑफ लैडिंग में अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। इसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि जो भी कंटेनर आपने लोड किया उसको किस तरीके से पहचानेंगे। एक मार्क लगाया जाता है जिससे कि पहचाना जा सके कि ये कार्गो इस शिपर का है और यहाँ पे इसको लोड या अनलोड करना है। उसके बाद कितने पैकेजेस हैं उस रिसिप्ट में, हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक बॉक्स या एक कंटेनर या एक यूनिट ही कर रहे हो सकता है ज़्यादा हो, तो ये भी मेंशन किया जाता है कि कितने यूनिट या कितने कंटेनर लोड किए गए हैं, कितने पीसीज है, किस क्वांटिटी में है, वेट क्या है, ऑर्डर अपेरेंट ऑर्डर कंडीशन किस तरीके की है, जो भी गुड्स डिलीवर किए उसकी कंडीशन कैसी। एज अ रिसिप्ट बिल ऑफ लैडिंग कैन ईदर बी फॉर कार्गो रिसीव by the carrier for shipment or for cargo shipped on board। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक रिसिप्ट है किस लिए, या तो कार्गो रिसीव किया गया है कैरियर के द्वारा फॉर शिपमेंट की, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर शिप करना है, और फॉर कार्गो शिप्ड ऑन बोर्ड, और ये रिसिप्ट है कि हाँ शिपर्स ने क्या किया, उस कार्गो को शिप के अंदर लोड करवा दिया है पोर्ट में। Alternatively, when there is no such defect and the receipt is a clean one, the bank या बायर विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट इट एंड पे फॉर इट। यानी कि सपोज करो जो एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को सामान भेजा, अब जो भी बिल ऑफ लैडिंग है वो हमारी कैसी है, क्लियर है। उसमें क्या है, जो भी आपने गुड्स हमारे पास शिप किए हैं, ठीक है, जो भी आपने गुड्स को लोड किया है वो अच्छे कंडीशन में सही है। अब ये बिल ऑफ लैडिंग इम्पोर्टर के पास जाएगा, ठीक है, तभी तो उनको डिलीवरी मिलेगी गुड्स को, और किसके पास जाएगा, इम्पोर्टर के बैंक और एक्सपोर्टर के बैंक के पास, तभी तो एक्सपोर्टर को क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। बिल ऑफ लैडिंग इज प्राइम फेस एविडेंस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बाय द कैरियर एंड द कैरियर इज टू डिलीवर द गुड टू द टाइटल होल्डर ऑफ द सेम क्वांटिटी। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग क्या है, एक तरीके का एविडेंस है ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बाय द कैरियर की हाँ जो भी शिप ओनर है उसको गुड्स मिल चुके हैं, एक तरीके का प्रूफ है, एक तरीके का एविडेंस है। एंड द कैरियर इज टू डिलीवर द गुड्स, और जो जिसके पास भी ये गुड्स हैं उसको इन गुड्स को क्या करना है, डिलीवर करना है टू द टाइटल होल्डर, जो जिसके भी ये गुड्स है, जिसको भी सेल किए हैं शिपर ने, ठीक है, एक्सपोर्टर ने, उसको मिलना उसी क्वांटिटी में जिस कंडीशन में सेल किए गए। The carrier can exempt itself from liability only if loss to good was due to event beyond its control as well as due to exemption provided in this rule। यानी कि जो भी गुड्स शिप ओनर के पास है अगर वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं शिप ओनर की नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी शिपर को, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसने केयरफुली वो गुड्स को अब क्या करना था, डिलीवर करना था, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो गुड्स ख़राब हो गए या डैमेज हो गए, तो अब शिप ओनर की लाइबिलिटी बनती है कि वो पेमेंट करे। लेकिन अगर गुड्स डैमेज हो गए, ख़राब हो गए, लेकिन इसमें शिप ओनर का कोई भी दोष नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, कोई भी ऐसे इवेंट की वजह से, पायरेसी की वजह से गुड डैमेज होते हैं, तो इसमें शिप ओनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। Alternatively, the rule provided for loss to be paid by the carrier when it is due to fault of the carrier। यानी कि लॉस तभी पे किया जाएगा जब शिप ओनर की गलती होगी, अनदरवाइज नहीं किया जाएगा। When it is stated that the goods are in good order and condition, the bill is said to be a clean bill of lading। जब गुड्स हमारे सही है, प्रॉपर कंडीशन में है, तो एक बिल मिलता है क्लीन बिल ऑफ लैडिंग, जिसकी वजह से ईजिली एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाती है। When it states that the good received or in bad condition, it is called a qualified bill of lading। यानी कि जब भी गुड्स रिसीव किए जाते हैं शिप ओनर के द्वारा, उसके एजेंट के द्वारा, ताकि वो डिलीवरी कर सके, तो जो बिल ऑफ लैडिंग मिलता है अगर वो क्वालिफाइड बिल ऑफ लैडिंग है, इसका मतलब जो भी गुड्स शिप किए गए थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या फिर उनकी कंडीशन सही नहीं थी जिस टाइम पे वो शिप किए गए थे। आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट फंक्शन जो था वो था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेकंड फंक्शन था कि रिसिप्ट ऑफ, एक तरीके की क्या है, बिल ऑफ लैडिंग रिसिप्ट है, यानी कि उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि किस तरीके गुड्स हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है डॉक्यूमेंट evidencing the contract of carriage। as a result it may not carry all term and condition of the contract। एविडेंस एक तरीके का क्या है, एविडेंस है कि हाँ गुड्स को लोड किया गया था।
इसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की मेंशन नहीं होती। सिंस इट इज़ इशू आफ्टर द चार्ज ऑफ द गुड्स हैज़ बीन टेकन बाय द कैरियर। ये रिसिप्ट कब मिलती है? जब शिप ओनर क्या लेता है, गुड्स लोड कर लेता है अपनी शिप में। इट इनकॉर्पोरेट द printed term and condition and specially includes the information about the cargo, shipper, consignee and the notified party। यानी कि क्या क्या जो चीज़ें मेंशन होती है कार्गो के बारे में, गुड्स के बारे में, किस तरीके के गुड्स हैं, ठीक है, शिपर किसने इन गुड्स को शिप किया है, कंसाइनर कौन है या नोटिफाइड पार्टी, इन सब के बारे में मेंशन होता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द कैरियर एंड द शिपर मे हैव एग्रीड ऑन एडिशनल टर्म एंड कंडीशन सेपरेटली। जो कंडीशन टर्म्स और कंडीशन होती है वो तो होती ही है, लेकिन हो सकता है इन कंडीशन के अलावा भी कुछ और टर्म्स और कंडीशन को वो क्या करे, ऐड कर दे। देयरफॉर इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो तो जो एग्रीव्ड पार्टी है में प्रेजेंट एडिशनल एविडेंस इन फेवर ऑफ हिज केस, कि वो एडिशनल जो भी टर्म्स और कंडीशन है उनको शो कर सकती है अपने फेवर में केस को लेने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल द पार्टीज मे हैव सेपरेटली एग्रीड दैट द कैरियर इज टू डिलीवर द कार्गो बाय अ पर्टिकुलर डेट एंड विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल ऑफ लैडिंग। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग में हो सकता है ये चीज़ मेंशन ना हो कि कब तक ये गुड्स को हमने डिलीवर कराना है, ठीक है, हम कभी भी जो शिप ओनर है वो कब तक भी करा सकता है। लेकिन अगर बिल ऑफ लैडिंग में ये क्लियरली मेंशन है कि आपको इतने 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर इस गुड्स को क्या करना है, शिप करना है, पहुँचाना है, तो अगर ये जो भी एग्रीमेंट है, ये जो भी टर्म्स और कंडीशन है उसको शिप ओनर फुलफिल नहीं करता, 3 दिन या 4 दिन के अंदर नहीं पहुंचाता, उसको 6 दिन लग जाते हैं, तो भी वो लाइबल है। जो भी लॉस हुआ है शिपर को जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कौन लाइबल है? शिप ओनर लाइबल है। और उस पेमेंट कौन करेगा? शिप ओनर करेगा। द कैरियर में बी thus if delivery is delayed beyond the agreed date, the carrier may be held liable। Similarly, the carrier is deemed to have bound himself to the higher liability। अब क्या है, उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे फंक्शन बिल ऑफ लैडिंग के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।